अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया ई मैगजीन ख़वातीन मैगजीन है। इसके ज़ुमरे गुफ्त शनीद में हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर नुसरत साहिबा है और इस वक्त हमारे पास गुफ्त शनीद का मौजू है रोज़ा और सेहत। इस हवाले से हमने हमारी गुफ्तगू में इनवाइट किया है, मदऊ किया है डॉक्टर नुसरत साहिबा को, नुसरत फैसल सौदागर। ये क्वालिफिकेशन इनकी BH MS CGO MA PhD है और अल हसन क्लिनिक एंड जनरल हॉस्पिटल और मेहर क्लिनिक इनके यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज देती हैं, खिदमत अंजाम दे रही हैं। मेरा जो इस्तकबाल है मोहतरमा डॉक्टर साहिबा आपके इसमें हमारे सेशन गुफ्त शनीद हादिया ई मैगजीन में। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि रोज़ा इंसानी शख्सियत पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे असर डालता है और कितना इसके लिए फ़ायदेमंद है, उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हादिया मैगजीन की और तमाम अराकीन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है ताकि मैं अपनी कुछ बात तमाम लोगों से शेयर कर सकूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें रमज़ान जैसा एक बाबरकत महीना मैसर हुआ है और रोज़े रखने की हिदायत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात कुरान की वो आयत से शुरू करूँगी कि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 183 और 84 में कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। और आपकी तवज्जो मैं आयत के आखिरी पहलू पर डालने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर अल्लाह ताला बयान करते हैं, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोज़ा रखो। यानी आगे की आयत में ये बताया गया है कि भाई अगर बीमार है, सफ़र में है या और कोई उज़्र रखते हैं, शरई उज़्र है, बीमारी है, तो इन तमाम में हमको छूट दी गई है। लेकिन अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर काम, सबसे बेहतर अमल ये बताया गया है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़े के उतने बेनिफिट्स है। अगर मैं ये कहूँ कि रोज़ा एक इंसान की ज़िंदगी के लिए एक नई ज़िंदगी है, यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म पर उसके ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि जिसका हम इफेक्ट बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि आजकल रोज़े को जो मॉडर्न नाम दिया गया है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। सेलिब्रिटी अटेंशन मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग को कि आप 12 से 14 घंटे, 10 घंटे या 13 घंटे की अगर फास्टिंग करते हैं तो आपके जिस्म पर उसके मुरतब असरात उसके बहुत अच्छे मुरतब होते हैं। सबसे पहले रोज़े का जो एक आम बेनिफिट सबसे देखा जाए तो वो है वेट लॉस करना, यानी कि रोज़ा हमारे वेट लॉस में मदद देता है और हमारे विसरल सरकमफ्रेंस को, यानी हमारी पेट की और कमर के अतराफ की चर्बी को कम करता है। ये किस तरीके से होता है? अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं तो जाहिर होता है कि सबसे पहले रोज़ा जो काम करता है वो ये करता है कि वो इंसुलिन को, हमारे ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है और हमारे इंसुलिन लेवल को कम करता है। और जब इंसुलिन लेवल कम होना शुरू होता है तो बॉडी में जो जमा शुदा फैट होती है वो इस्तेमाल होना शुरू होती है, फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और हमारे वेट कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बॉडी में सेलुलर रिपेयर होता है, यानी जिससे वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन लेवल कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारे बॉडी की एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है और हमको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। ह्यूमन स्टडीज में ये देखा गया है कि फास्टिंग की वजह से 3 to 4% इंक्रीज होता है हमारा मेटाबॉलिक रेट और हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस होता है वो 3 to 8% इंक्रीज होता है ओवर 13 to 24 वीक्स। अकॉर्डिंग टू ये जो रिसर्च है, ये अकॉर्डिंग टू रिव्यू ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर है कि फास्टिंग के हमारे वेट पर एक असरात होते हैं और हमारा वेट सरकमफ्रेंस कम होता है। इसी तरह दूसरा ये देखा गया है कि फास्टिंग की वजह से हमारे लीवर को एक नई जिंदगी मिलती है। फास्टिंग गिव्स न्यू लाइफ टू आवर लीवर। होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा मकदार में खाना खाते हैं तो ये फैट जाके हमारे लीवर में जमा होना शुरू हो जाता है और ये फैट ग्लाइकोजन की शक्ल में हमारे लीवर में रिजर्वायर के तौर पर जमा होता है। लेकिन जब हम फास्ट करते हैं, जब हम फजर से लेकर मगरिब तक खाना नहीं खाते हैं,
तो उस टाइम में ये जो रिजर्वायर जमा होता है ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो फैट सेल्स जो जमा होते हैं वो अगेन हमारे ब्लड में आते हैं और वहां से हमको एनर्जी मिलती है और ये फिर तमाम जिस्म को, लीवर को, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये एक कीटोसिस का जो अमल होता है, फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है कीटोसिस, उसको बढ़ाता है। और कीटोसिस के बढ़ने की वजह से हमारा इंसुलिन लेवल कम होता है और हमारे ब्रेन में एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसे हम BDNF यानी ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। जब ये हमारे ब्रेन में इंक्रीज होने लगता है तो हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। हमें डिमेंशिया का जो अगर मसला होता है मेमोरी से रिलेटेड वो कम होता है। अल्जाइमर से, पार्किंसंस डिजीज से हमें छुटकारा मिल सकता है। और हमारे जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। इस तरीके से फास्टिंग हमारे ब्रेन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। ह्यूमन स्टडीज में ये भी बताया गया कि जब हम फास्ट करते हैं तो फास्टिंग की वजह से जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, इसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज का लेवल कम होना शुरू होता है। अगर हम रोजा रखते हैं तो ये इंसुलिन को काबू करता है और हम टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज के ये जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायबिटिक रेटाइनोपैथी है और न्यूरोपैथी है, ये तमाम चीजों से भी रोजा हमारी हिफाजत करता है। इसके अलावा रोजे का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो है हमारे हार्ट पे, कि ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और ये हार्ट में खून की नालियों में जमा शुदा चर्बी को भी कम करता है और ब्लड वेसल्स के रिपेयर में इम्प्रूव करता है। इस तरीके से अगर मैं ये कहूँगी कि कलकत्ता के एक डॉक्टर हैं जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रदीप नारायण, ये कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है और ये अपने हर पेशेंट को मशवरा देते हैं कि आप रोजा रखिए, क्योंकि रोजे के उतने अच्छे मुफीद असरात हमारा बॉडी पर हैं। इसके अलावा रोजा हमारे हार्मोन्स में भी तब्दीलियां लाता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाता है और ये देखा गया है कि रोजे की वजह से स्पेशली फीमेल्स में भी हार्मोन्स जो रिलेटेड जो आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं उसमें भी मदद मिलती है। इसके अलावा रोजा इन्फ्लेमेटरी सेल फंक्शन को कम करता है, हमारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से जो सेल रिपेयर होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, न्यू सेल फॉर्म होते हैं। उसकी वजह से कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमास, इन जैसी बीमारियों से हमारी रोजा हिफाजत करता है। डॉक्टर साहबा, मेरा जो कि हमारा मैगजीन खवातीन मैगजीन है, तो खवातीन के इश्यूज पे खास तौर पे सवाल रहेगा कि जो खवातीन रोजा रमजान में मतलब उनके क्या हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेंगे अगर वो प्रेग्नेंट हो या फिर वो बच्चे को फीडिंग करवा रही हो या फिर मतलब शुगर पेशेंट हमारी खवातीन हो, तो क्या इन्हें रोजा रखना चाहिए? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं, इन्हें रोजा रखना चाहिए या इनके रोजे को के लिए इन्हें किसके ओपिनियन पर अमल करना चाहिए? आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, खवातीन की बॉडी जो होती है वो टोटली हार्मोनल बॉडी होती है, यानी हार्मोन्स का इतना अप डाउन होता है खवातीन के जिस्म पर कि उसके लिए ज़रूरी है कि फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग सबसे ज़्यादा, रोज़ा सबसे ज़्यादा हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लेडीज, जैसे डिस्मेनोरिया हो गया, माहवारी का बराबर ना आना, माहवारी का फ्लो बराबर ना होना, पीसीओडी ने तो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है आजकल की नई जनरेशन में। तो देखा यह गया है कि जो आजकल मेडिकल रिसर्च ये बयान करती है कि पीसीओडी में भी फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रोजा रखते हैं तो ये पीसीओडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और पीसीओडी में उससे बहुत सारा फायदा हमें मिल सकता है। स्पेशली रोजा रखने के मामले में अगर मैं ये कहूँ एज अ डॉक्टर, अगर कहूँ कि अगर कोई पेशेंट होता है, जैसे शुगर का पेशेंट होता है, तो हमें सबसे पहले तो पेशेंट का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि भाई पेशेंट की शुगर कितनी कंट्रोल्ड है, पेशेंट की फिजिकल कंडीशंस क्या है,
اور اس حساب سے مشورہ لینا چاہیے. لیکن ایز اے ڈاکٹر میں کہوں گی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا نہ صرف آخرت کا فائدہ ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، جس میں صحت امپروو ہوتی ہے. اسی لیے اگر پریگننسی کی کنڈیشن ہے یا لیکٹیشن کی کنڈیشن ہے، اگر آپ دودھ پلاتی ہیں تو آپ کو برابر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ 7 سے 8 گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تو آپ کو اپنی نیوٹریشنل جو بیلنس ہوتا ہے وہ کرنے کو ٹائم مل جاتا ہے، ہائیڈریشن کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو اسپیشلی، چاہے اگر شوگر بھی ہے یا وہ دودھ پلاتی ہیں یا حمل کے دور سے گزر رہی ہیں، تو انہیں روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں حمل ہے تو چلیے روزہ چھوڑ دیجیے، یا مجھے شوگر ہے تو میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی. یہ بہت غلط کنسپٹ ہے. بلکہ جہاں بھی آپ جو بھی ٹریٹمنٹ لے رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی ایک مشورہ کیجیے، اور آپ کی فزیکل کنڈیشنز، یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حمل کے کون سے دور میں ہیں. جیسے اگر شروعاتی دور میں ہیں، بیچ کے فرسٹ ٹرائیمسٹر میں ہے، سیکنڈ ٹرائیمسٹر میں ہے، تو آپ یقیناً روزہ رکھ سکتی ہے، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر تھرڈ ٹرائیمسٹر چل رہا ہے، آپ ڈلیوری کے قریب ہیں، تو تھوڑا بہت روزے کے لیے ایکسکیوز ہو سکتا. لیکن میرا زیادہ تر یہ بولنا ہے کہ روزہ کسی بھی حال میں مت چھوڑیے، کیونکہ اس کے بہت سارے اثرات، مفید اثرات ہیں ہمارے جسم پر، اور اس کے فائدے ہیں. اور جب دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. الٹا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. اور میں بھی اپنے ہر پیشنٹ کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ روزہ رکھنا چاہیے. ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے، اور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا. جی میں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اپنا جواب جو دیا ہے کہ میموری کے لیے بھی مطلب روزہ بہت اچھی چیز ہے، تو جو آج کل ڈے ٹو ڈے لائف میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو خواتین کو خصوصاً ہو رہی ہے، ہارمونز کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی اس کے فیکٹرز ہیں، تو مطلب یہ کہ مینٹل ہیلتھ کو بھی اسٹیبل کرنے میں روزہ کارگر ہے. جی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے جسٹ ابھی بتایا کہ جب ہمارا باڈی کیٹوسس کے پروسیس سے گزرتا ہے، یعنی جب فیٹ برن ہوتا ہے اور ہمارا باڈی ہمارے جسم میں، لیور میں موجود فیٹ کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو کیٹوسس کا عمل شروع ہوتا ہے. اور جب یہ کیٹوسس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے برین میں ایک مالیکیول ریلیز ہوتا ہے جسے BDNF، برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے کوگنیٹو پروسیس کو بڑھاتا ہے اور ہماری میموری کو بھی بڑھاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم برین سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے پارکنسن ڈیزیز ہے، الزائمر ڈیزیز ہے، ڈیمینشیا ہے، اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. جان ہاپکنس یونیورسٹی کا تو ایک یہ ریسرچ ہے کہ کیٹوسس کی وجہ سے ہمارے جسم کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا آج کل کی کیٹوجینک ڈائٹ لینے پر بھی نہیں ہوتا ہے. کیٹوجینک ڈائٹ سے اگر ہمیں 4 فولڈ فائدہ ہوتا ہے تو فاسٹنگ کی وجہ سے ہمیں 20 فولڈ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری میموری کو بڑھاتا ہے، ہمارے شارپنیس کو بڑھاتا ہے، اور ہمارے ایکیوٹنیس جو رہتی ہے، ہماری الرٹنیس جو رہتی ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اوہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے اس سے کہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا آخری سوال آپ کے رہے گا. خاص طور پر ہمارے پاس بہت سارے خواتین PCOD سے نمٹ رہی ہے، اور بہت زیادہ مطلب اس کا کہ بہت زیادہ پیشنٹس بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں پہ افیکٹ بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں PCOD کے لیے کیسے یہ فروٹفل ہے روزہ، اور یہ ہے کیا ایکچوئل میں، تاکہ ہمارے ناظرین جانیں کہ PCOD ہے کیا اور اس کے لیے کیا پریشان، مطلب اس کے لیے روزہ کس طرح کارگر ہے. PCOD ایکچولی پالیسسٹک اوورین ڈیزیز کہا جاتا ہے اسے. اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جہاں ہمیں ہر مہینہ ماہواری آنا چاہیے تو وہ ماہواری نہیں آتی ہے. 1-2 مہینے 3 مہینے کے بعد ایکچولی ماہواری ہوتی ہے. لیکن اندر جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہارمونس ہمارے ریزسٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا ہر مہینے ایک اووا نکلنا چاہیے وہ پراپر سے نہیں نکلتا، اور وہ جا کے ہماری اووریز پہ یا انڈے دانی پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ انڈے بار بار اس پہ جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک نیکلس کا فارم لے لیتا ہے اس پر، جسے پالیسسٹک یعنی سسٹ فارم ہوتا ہے. وہ انڈا جس کو برابر سے ہارمون نہیں ملتے ہیں تو وہ پورا اس کا ڈیولپمنٹ ہونے کے بجائے وہ وہیں ٹھٹر جاتا ہے، اور
सिस्ट ओवरी पे फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाते हैं। इसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। और आजकल इंडिया में 20% लेडीज को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो चुका है, जो आजकल हमारे पास है। स्पेशली नई जनरेशन में तो बहुत सारा ये मसला उठ गया है। हमारे पास डेली दिन भर में मेरे पास 8 से 10 बच्चियां इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच करती है कि पीसीओडी है, महीना नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से, जब महीना बराबर नहीं आया तो ऑब्वियसली हार्मोन्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी होता है। और उसके अलावा बाल झड़ना, वजन गेन करना, यानी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए ओबेसिटी का लेवल जो आजकल यंग जनरेशन में लेडीज में बढ़ चुका है, वो पीसीओडी की वजह से हो रहा है। पीसीओडी में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी आपकी बॉडी ग्लूकोज लेवल को बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और जो हार्मोन जमा होते हैं वो इंक्रीज लेवल में ही रहते हैं। और जो फॉलिकुलर हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उनकी बराबर मात्रा हमारे जिस्म को मैसर नहीं आती है। इसकी वजह से जब हार्मोन डाउन नहीं होंगे तो फिर हमें महीना नहीं आएगा और पीसीओडी का शिकार होते हैं। चाइना की एक शिनजियांग हॉस्पिटल ऑफ चाइना यूनिवर्सिटी का इन्होंने एक सर्वे लिया और एक रिसर्च परफॉर्म की लॉकडाउन में, जबकि कोरोना बहुत पीक पे था। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रुप्स में रिसर्च किया, उसमें ये बताया गया कि फास्टिंग की वजह से 73.3% लेडीज को फायदा हुआ। जिन लोगों ने रोजा रखा, 73.3% लोगों में पीसीओडी की शरह कम हुई। क्योंकि अगेन बात वहीं जाके रुकती है कि ये हार्मोन्स को बराबर करता है और फैट को कम करता है, कैलोरीज को बर्न करता है। उसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और ये पीसीओडी का अमल भी कम होता है। और इसकी वजह से सेक्स हार्मोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज सेक्स हार्मोन ग्लोबुलिन, जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन होते हैं, उसको बढ़ाता है। उसकी वजह से हार्मोन्स जब अच्छे होते हैं तो रेगुलर महीना आना शुरू होता है और पीसीओडी का प्रॉब्लम खत्म होता है। और न सिर्फ पीसीओडी बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से भी लोग पीसीओडी का शिकार हो रहे हैं। और ये पीसीओडी की वजह से स्पेशली मैं खवातीन में कहूंगी कि इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ये सारे प्रॉब्लम्स पीसीओडी से रिलेटेड है, क्योंकि ये हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो बताया ये गया है कि जब हम रोजा रखते हैं तो इसमें बहुत सारा फायदा हुआ। और उनका ये कहना है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 रोजे रखिए। जबकि ये चीज हमारे लिए नई नहीं है, ये चीज तो हमारे लिए बहुत पुरानी है, क्योंकि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे, और वही बात आज साइंस भी कह रहा है। तो पीसीओडी के लिए रोजा रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद। जी, ये सवाल था हमारा खुसूसन उन तालिबात के लिए जो हायर स्टडीज या फिर कॉम्पिटिटिव स्टडीज की वजह से रोजे छोड़ देती हैं कि वो स्टडी वगैरह पे फोकस कर पाएं, या उनका टाइट शेड्यूल होता है, या फिर वो जो है नहीं करती, मतलब नहीं कर पाती हैं, रोजा रख नहीं पाती हैं, वो सवाल पूछती हैं। तो ये खास तौर पर उनके लिए सवाल था कि पीसीओडी के इश्यूज से भी यही एज ग्रुप ज्यादा जूझ रहा है। डॉक्टर साहबा हमारे साहब ने जो पेश कर रही थी कि बहुत सारी लड़कियां उनके पास आती है ओबेसिटी का शिकार और पीसीओडी प्रॉब्लम्स के साथ, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि रमजान में वो रोजे रखें और किसी सूरत ना छोड़े। ये सवाल खासतौर पे उन्हीं के लिए था, क्योंकि ऐसा सवाल हमारे पास पहले भी हमारी माशरती उलझन में ये सवाल आया था कि हम जो है पीसीओडी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसके लिए क्या उन्हें उसके लिए कितना ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसका स्टडीज को अधूरा छोड़ना चाहिए। तो उनके लिए जवाब है कि रमजान उनके लिए बेहतरीन हल है कि वो रोजा रखें। और मैं इसी के साथ डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे साथ हमारे मैगजीन में खवातीन के लिए आई हैं। इनकी खिदमात हम इंशाल्लाह आइंदा भी लेते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इसी के बस साथ हम रुखसत लेते हैं। अल्लाह मैं हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, मुझे एक बात और कहनी थी जी कि आजकल जो रिसर्च साइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 2016 में जो जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट है योशिनोरी ओसुमी, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ऑटोफेजी के प्रोसेस के लिए। जो इन्होंने ये बताया था कि कैसे सेल रिसाइकल होता है और रिन्यू करता है अपने कंटेंट को, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। और रोजे का सबसे बड़ा फायदा ऑटोफेजी का होता है, क्योंकि फास्टिंग जो है वो
ऑटोफेजी के प्रोसेस को ट्रिगर करता है, इसकी वजह से हमारी लॉन्जिविटी बढ़ती है और सेल रिन्यूअल होते हैं और हमारा जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन होता है। तो फास्टिंग और ड्यूरिंग रमजान इज द आइडियल टाइम फॉर ऑटोफेजी प्रोसेस टू हैपन as it needs 18 to 16 hours of starvation which help fighting in cancer diseases. Thank you very much. थैंक यू। इसी के साथ हम आपसे डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन को तक जो है रोजे की फायदे वगैरह पर रोशनी डाली, और खुसूसन उन बच्चियों और तालिबात के लिए भी हमारे ये गुफ्तशुनीद रखा गया था जो अक्सर सवाल पूछती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मुसाबकती इम्तिहान की वो तैयारी जो कर रही हैं उसमें उनका शेड्यूल टाइट होता है ट्यूशन क्लासेस का, वो रोजे नहीं रख पाती हैं, तो क्या वो बाद में मौखर कर सकती हैं। तो उन्हीं के लिए ये सवाल का जवाब है कि रमजान उनके लिए बेहतरीन हल है कि उसमें वो अपने पीसीओडी प्रॉब्लम से भी निजात पा सकती हैं। पीसीओडी प्रॉब्लम्स जो है जिसका रेशो इसी एज ग्रुप में है जो कि तालिबात का स्टूडेंट का खास तौर पे ओबेसिटी और ये प्रॉब्लम, तो इससे निकलने का बेहतरीन जरिया रमजान है। डॉक्टर साहबा हमसे मुखातिब थी, इंशाल्लाह हम इनकी जो वो है इनसे इस्तेफादा और मजीद करते रहेंगे आपके सवालात के साथ, और हम अभी इससे रुखसत लेते हैं। गुफ्तशनीद में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।